सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पासपोर्ट किसी भी मुल्क, किसी भी कौम की पहचान समझा जाता है और सब्ज़ पासपोर्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। जहां भी आप सब्ज़ पासपोर्ट लेकर जाएंगे, दुनिया आपको उस पासपोर्ट की नज़र से आपकी कदर करेगी। अगर उस पासपोर्ट की कोई कदर नहीं है तो दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। और इन्हीं पासपोर्ट्स से मुतालिक हैंडले एंड पार्टनर्स की जानिब से हर साल एक इंडेक्स या एक सर्वे जारी किया जाता है कि दुनिया का कौन सा पासपोर्ट, किस मुल्क का पासपोर्ट, किस रंग का पासपोर्ट वो कितना मोतबर है, कितना मुकद्दम है और कौन सा पासपोर्ट कितना बदतरीन पासपोर्ट तस्वुर किया जाता है। तो अभी हालिया 2019 का सर्वे जारी हुआ है, वो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में आगाज़ में आपसे शेयर किया जाए। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल की तरह 2019 में भी जारी हुआ है, जिसमें पासपोर्ट्स की ताकत का मेयार बगैर वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल को करार दिया गया। यानी इन तीन चीज़ों को मेयार रखा गया है कि कौन सा पासपोर्ट कितना बेहतर या कितना मोतबर है। आलमी दर्जाबंदी में जापान का पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बनकर उभरा है। जापान के शहरी 190 ममालिक में वीज़ा के बगैर या वहां पहुंचने पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसे वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। सिंगापुर और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर है। जर्मनी और फ्रांस मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर है। जर्मनी और फ्रांस के शहरियों को 188 मुकामात पर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तयाब है। डेनमार्क, इटली, फिनलैंड और स्वीडन मुश्तरका तौर पर चौथे नंबर पर है। अमेरिका और बरतानिया ये छठे नंबर पर है। और पाकिस्तान की गुज़श्ता चंद सालों की क्या सूरत हाल है, अब ज़रा वो आपके सामने रखता हूँ। 2013 में पाकिस्तान 93 ममालिक में से 91वें नंबर पर था। 2014 में पाकिस्तान 94 ममालिक में से 92वें नंबर पर था, यानी 92nd पोजीशन थी। 2015 में पाकिस्तान 110 ममालिक में से 107वें नंबर पर था। 2016 में पाकिस्तान 104 ममालिक में से 130वें नंबर पर था। 2017 में पाकिस्तान 104 ममालिक में से 102वें नंबर पर था। 2018 में पाकिस्तान 106 ममालिक में से 104 यानी 104वें नंबर पर था। और 2019 में पाकिस्तान 104 ममालिक में से 102वें नंबर पर है। यानी 2018 की निस्बत पाकिस्तान में 2 दर्जे बेहतरी जाहिर की जा रही है, जो कि ये नहीं है, क्योंकि 2013 से लेकर 2019 तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर हैसियत है वो तकरीबन, यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो कदर है वो तकरीबन उतनी ही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद को सिर्फ 33 ममालिक में वीज़ा के बगैर या वहाँ पहुँचने पर वीज़ा हासिल करने की इजाज़त है। कहाँ जापान के शहरियों को 190 ममालिक में, फ्रांस और जर्मनी के शहरियों को 188 ममालिक में, जनूबी कोरिया के शहरियों को 189 ममालिक में और पाकिस्तानी शहरियों को सिर्फ 33 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो इस एतबार से, यानी वीज़ा के बगैर या वीज़ा ऑन अराइवल के एतबार से दुनिया का 5वां कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स के तौर पर सामने आया है इस इंडेक्स में। इस लिहाज से पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ सोमालिया, शाम, अफगानिस्तान और इराक के पासपोर्ट से बेहतर है। ये जो डेमोक्रेसी के ईयर्स गुजरे गुज़श्ता, उनकी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। और अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 5 सालों में ये जो सब्ज़ पासपोर्ट है, ये दुनिया में इसको किस निगाह से देखा जाएगा। ये इसी तरह से कमज़ोर और बदतर पासपोर्ट्स में शुमार किया जाएगा या दुनिया में काबिल कदर पासपोर्ट्स में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साहबजादे भी हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब के। कमल शौज़ब साहिबा रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और पीर मजरूल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तो कमल साहिबा, सबसे पहले मैं आप ही से आगाज़ करूँगा। ये पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है उस पर तो बाद में आते हैं। ये कुछ कसूर मजरूल हक साहब की पार्टी का हो गया, कुछ कसूर हो गया अफनानुल्लाह खान साहब की पार्टी का। अब ये अगले 5 साल जो हैं उनमें
क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये जो गुज़श्ता 8 सालों में जो हालत रही है हमारे पासपोर्ट की दुनिया में, ये कोई शान बढ़ेगी इसकी या ये मज़ीद बदतर हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अमीर। मुझे तो दुख हो रहा है ये सारी रिपोर्ट सुन के, और एक कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है जो बचपन से लेके आज तक है। और हरे पासपोर्ट की हम बड़ी बात करते रहे, सुनते रहे हमेशा, और साथ उससे अटैच बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी कि किस तरह साबका दौर की तो हम क्या ही बात करें। उस दौर में तो जो सिटिंग वज़ीर आज़म थे उनके कपड़े उतरवा दिए गए अमेरिका में। ये तो हमारी इज़्ज़त है और यही हमारी उस वक्त की इज़्ज़त थी। बट एनी हाउ, ये अफसोसनाक बात है और इसकी रीज़न भी है। इसकी रीज़न आपने देखा FATF में नाम किस तरह चलता है, और फिर यहीं से एक साबिक वज़ीर आज़म जिनके अपने ऊपर केस था वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, इस सरज़मीन से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के हक़ में वो बोलते नज़र आते हैं। इंडियन मीडिया उनसे हमदर्दी में, आपने भी उस पर रिपोर्ट चलाई थी, किस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है, और उस टाइम पे FATF का मामला किस कदर वो ज़ोर पकड़ जाता है। ये कुछ अरसा पहले की बात है, मेरे ख्याल में 4 से 5 महीने पहले होंगे, या इलेक्शन से चंद दिन पहले की बात थी। तो इस तरह के जब वाक़यात होते रहे और जब हमें दहशतगर्दी की जंग में जाने की सज़ा ये मिली कि हमारे मुल्क के ऊपर लोगों पे दहशतगर्द होने का लेबल लगा दिया गया, और बजाय इसके कि हमारे जो साबका हुक्मरान थे इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते, वो बड़े खुशी से ये मालाएं गले में अपने सजाते रहे और लोगों के साथ मिल के शोर मचाते रहे कि हाँ, शेर आया और हमारे ही मुल्क से आ रहा है, हमारे ही लोग हैं जो दहशतगर्द हैं और हमारे ही लोग हैं जो दहशतगर्दी में शामिल हैं। हालांकि इसके अदरवाइज़ हुआ ये कि बाहर से बहुत सारे ममालिक ने इस जगह को अमाजगा बनाया, दहशतगर्दी के लिए सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसी फ़ौज को डॉन लीक्स में किस तरीके से रगेदने की कोशिश की गई, कंट्रोवर्शियल बनाया गया। इस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इंटरनेशनली आपके पासपोर्ट पे आता है, और जब इंटरनेशनल लॉबीज़ और इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो आपके लोकल लोगों के साथ मिल के आपके मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में या 10 सालों में आपके मुल्क के पासपोर्ट को इज़्ज़त मिलती। इज़्ज़त अब मिलनी शुरू हुई जब आपके वज़ीर आज़म को लोग उस तरह इस्तकबाल करते हैं, और दूसरे ममालिक के जो बड़े बड़े वहाँ के नाम हैं, उनके लीडर हैं, उनके जो वहाँ के रहनुमा हैं, वो आपके वज़ीर आज़म को इंटरनेशनली एक लीडर का दर्जा दे रहे हैं, और इसलिए कि वो ऑनेस्ट हैं और क्रेडिबल है। आपने देखा कि कतर के साथ हमारे मामलात हुए, कतर से अब पाकिस्तानियों के पासपोर्ट को फ्री कर दिया गया है। इसी तरह सऊदीया के साथ मामलात उठाए जा रहे हैं, फ़ीस कम कराई गई है। मलेशिया से ये बात हुई। इसी तरीके से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ें। जो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे जो लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की सरजमीन में, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त फ़ौज और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसका फ़ायदा आपके पासपोर्ट को ही होता है। अगर आपकी अपनी बैठी हुई हुकूमतें आपकी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करती हैं, तो कौन से मुल्क होंगे जो आपके ख़िलाफ़ हों? इंडिया इस सरजमीन पे कब चाहता है कि आप यहाँ पे कामयाब हो? अमेरिका किस दिन चाहता था, लेकिन आज आप देखें कि वही अमेरिका है जिसके आगे ये लोग जाया करते थे और हाथ जोड़ते थे बाजुओं तक, कोहनियों तक। आज वहाँ से आवाज़ आई है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और अपनी सेल्फ इस्टीम बनानी पड़ती है और दुनिया को दिखानी पड़ती है, फिर हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत भी होगी इंशाल्लाह। और हाँ, जो मैं बचपन से सुनती आई कि एक दौर में सुना, एक सेकेंड सिर्फ एक जुमला कहने दे, कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने जा रहे हैं, उसको पाकिस्तान को एशियन कैट भी ना बना सके। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर नहीं, वर्ल्ड टाइगर बनेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जब इमरान खान साहब सऊदी अरब गए, उन्होंने जाके वहाँ पे बात की कि बड़ी करप्शन है मेरे मुल्क के अंदर और मैं करप्शन के खिलाफ काम कर रहा हूँ। वो चीन गए, उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में बड़ी करप्शन है, मैं करप्शन के खिलाफ काम करना चाहता हूँ। वो मलेशिया गए, उन्होंने कहा मेरे मुल्क में बड़ी करप्शन है, मैं करप्शन के खिलाफ काम करना चाहता हूँ। आपकी जमात ने भी और पीपल्स पार्टी दोनों ने कहा कि ये कैसा वज़ीर आज़म है जो अपने मुल्क को बदनाम करता फिर रहा है, पूरी दुनिया में जाके बताता है कि हमारे यहाँ कितनी करप्शन है। सर छोड़ दें वज़ीर आज़म को, ये हैनले एंड पार्टनर्स ने जो इंडेक्स जारी किया है ये वज़ीर आज़म ने तो जारी नहीं किया ना। जो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जारी होता है वो वज़ीर आज़म तो जारी नहीं कर रहा ना। जो हेल्थ इंडेक्स जारी होता है पूरी दुनिया में, जहां बताया जाता है कि पाकिस्तान में हेल्थ का मेयार कितना पस्त है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी का मेयार कितना पस्त है, पाकिस्तान में ये जो पासपोर्ट है
वो कहाँ खड़ा हुआ है आज? 104 ममालिक में से 102 नंबर पर है। तो ये जो इंडेक्सेस हैं, ये जो सर्वेज हैं, ये इमरान खान तो जारी नहीं कर रहा ना, ये तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हम छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपा सकते। तो बजाय कि हम लोगों का मुंह बंद करें कि वो बात ना करें, हम अपनी हालात को ठीक करने की बात क्यों नहीं करते? देखिए, ये जो कहानी है ना, ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर डाल दी जाए, हर चीज़ जो है वो घूम फिर के नवाज़ शरीफ पे डाल दी जाए, और इस बात को सामने ना रखा जाए कि इस खित्ते के हालात क्या थे, इस खित्ते में जंग थी, इस खित्ते में टेररिज्म जो है वो हमने तो नहीं शुरू की थी ना। वो मुशर्रफ की बकिया जात जो आज हुकूमतों में बैठी हैं, इन्होंने अमेरिका के आगे लेटे थे ना जाके। जब इमरान खान साहब जो हैं वो मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनको सपोर्ट करते रहे, जब 2002 के इलेक्शन में जाके उनके सामने लेट गए और बोला कि मुझे 70 सीटें चाहिए, ये तो उस वक्त सोचना था ना। अब आज याद आ रहा है, क्या कहते हैं कि जी आज पासपोर्ट के हालात ठीक नहीं है, आज फलाना ठीक नहीं है। आज चाइनीज़ एम्बेसडर ने वाली बात बोली है कि पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट है बिज़नेस का, टैक्सेस का इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, हायर टैक्सेशन है, जिसकी वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये वही चाइनीज़ एम्बेसडर है जो पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को प्रेस करता रहा है। ये हमारा लगाया हुआ एम्बेसडर नहीं है। और आप कोई दुनिया की कोई इकोनॉमिक जो रेटिंग एजेंसी है उसको उठा के आप देख लें कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो $11 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। जब हमारी हुकूमत गई तो हम $18 बिलियन पे छोड़ के गए। जब हमारी हुकूमत आई उसके बाद इस मुल्क में टेररिज्म था, मार धाड़ थी, कत्लो गारत थी। हमने उन हालात में क्या कहते हैं ये हुकूमत संभाली, इस मुल्क से टेररिज्म ख़त्म करा, इस मुल्क के हालात ठीक करे। इस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ रेट जो 3% के ऊपर रुकी हुई थी उसको उसको 5.8% पे ले गया। कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई डिनाई कर रहा है तो वो एमको की जन्नत में रहता है, उसको हम ज़ाहिर है किसी को हम रोक नहीं सकते। यू कैन लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, आई मीन इग्नोरेंस इज अ ब्लिस एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के जो हालात हैं उसका एक पूरा बैकग्राउंड है जिसको सामने रखा जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने और लोगों की जंगें लड़ी इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने और लोगों की 1999 के बाद हमारी हुकूमत तो चली गई थी ना। 1999 से 2008 तक किसकी हुकूमत थी? किसने कहा था कि मैं एक फ़ोन कॉल के ऊपर मैं जो वो लेट गया? हमने कहा था, फिर अपनी किताब में लिखी वाली बात। ये हमने तो नहीं क्या कहते मुशर्रफ साहब को बोली थी ना ये वाली बात। उनकी आज बकिया जात सारी की सारी हुकूमतों में बैठे हैं, सारे के सारे उसी तरह। इनको किसी को कोई शर्म नहीं आती, क्या कहते हैं कि कम से कम इस तरह की बात करने से पहले 10 दफ़ा सोच ही लें कि भाई ये तो वही लोग हैं जिन्होंने जो इनके साथ होते थे। ये पॉइंट तो आज आगे हमें बता रहे हैं धमाल चौधरी, दानियाल अजीज वो इनके साथ थे। मैडम मुझे अगर आप बोलने दें, वरना फिर आपकी बारी याद करा रही हूं ना। मैडम आप जो वजीर लॉ थे वो कौन थे? मैडम मुझे बोलने दें, वरना फिर आपको जो है ना मैडम फिर आप अपनी टाइम पे बात करिएगा, मुझे बोलने दें आप। तो बात ये है जनाब कि आज पीपल पार्टी को कहते हैं डॉक्टर साहब, ये पॉइंट तो आपको आ गया ना डॉक्टर साहब। फ्रेंडली डॉक्टर साहब मेरे सवाल का भी जवाब दे देना, फिर मैं पार्टी के खिलाफ फिर मैं पीर साहब के पास जाऊं जरा। पीटीआई ने डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें, डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें डॉक्टर साहब, फिर मैं पीर साहब के पास जाता हूं कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बाहर जाके करप्शन की बात ना भी करे तो आप इन इदारों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। आप इन सर्वेज और इन इंडेक्सेस को तो बंद नहीं, शटअप कॉल तो नहीं दे सकते ना। दुनिया तो आपके हालात को जानती है, देखती है। वज़ीर आज़म बात करे या ना करे। अमीर मैं आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ। आप देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो है वो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। मैंने 44 मुल्क घूमे हुए हैं, मैं इसी पासपोर्ट पे घूमता रहा हूँ, मुझे पता है इससे भी ज़्यादा बुरे हालात थे। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी बात करें उसका कॉन्टेक्स्ट तो सामने रखें ना। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो है वो 70,000 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। हमने पैसा लेके जो है वो अब ये सारा मलबा जो है ये पासपोर्ट की ये सारी हालत जो है डॉलर लेके अपने लोगों को बेचा है। पासपोर्ट की सारी हालत जो है ये 1999 से 2007 में सोचना था ना पासपोर्ट का। 2008 के बाद कुछ नहीं हुआ। आज पासपोर्ट याद आ रहा है 2008 के बाद जब ये वाले काम सारे हो रहे थे, क्यों नहीं इस वक्त रोका? मुझे ये बताएं। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं, ये पासपोर्ट की जो हालत है ये सिर्फ और सिर्फ 1999 से लेके 2007 की वजह से हुई है। ये जो 9 साल थे, 1999 से पहले भी बहुत अच्छा था पाकिस्तान, अमीर और 2008 के बाद भी बहुत अच्छा पाकिस्तान। देखिए देखिए ये इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में तो रखे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आप क्या इस बात को डिनाई करेंगे
कि पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं वो कम हुए हैं। 2013 से 2018 का आप ग्राफ उठा के देख लें, इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कम हुए हैं। ये इस बात को मैं आपके साथ 100% एग्री कर रहा हूं। मैडम मुझे मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं कि मुशर्रफ साहब के जमाने में जो गलत हुआ उसने भी भुगता है पासपोर्ट में, लेकिन पासपोर्ट में जो लेकिन ये सक्सेसिव रजीम फौज का आप बूट पॉलिश करना अगर बंद करें तो मैं बात कर लूं। बूट पॉलिश नहीं कर रही, मैं मुझे 2 मिनट बात कर लेने, जवाब तो देने देना। आप लोगों ने उनके ऊपर तबर्रे पड़े हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके इसी फौज के पीछे, जिसका आप क्रेडिट सारा खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे बात करने दें, आप बात ही नहीं करनी। इनके सन का सबका मसला ये है, ऊपर लीडर भी वैसे ही है, नीचे भी सारे वैसे अंडे बच्चे। मुझे जरा पीस साहब के पास। अच्छा मैं ये जरा अमीर मुझे बात अगर क्या कहते हैं साहब के पास मैं गुजारिश कर लूं। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे भी जाना है ना, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे भी जाना है। मैं जरा पीर साहब को शामिल कर लूं। ये फवाद चौधरी साहब ने कुछ फरमाया, जरा ये सुनवा दें जी, फिर मैं पीर मजलूक साहब के पास आता हूं। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। राइट जी, पीर मजलूक साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब ने आज कैबिनेट की जो ब्रीफिंग दी है, पोस्ट कैबिनेट ब्रीफिंग, इससे तो लग रहा है कि ये ना तो बिलावल साहब का नाम निकालेंगे ECL से, ना ही मुराद अली शाह साहब का नाम निकालेंगे। पहले तो मैं आपकी पहली बात पे थोड़ा मैं अर्ज़ करूँगा कि खाम में हमारे दोनों साथी एक दूसरे पे ये नाराज़ हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। दरअसल ये जो गेम शुरू हुई थी, आपने तो बीच में से शुरू किया रेटिंग वेटिंग का मामला। आपको पता है कि ये पासपोर्ट पहले हासिल करना पाकिस्तान में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने ये पासपोर्ट को ओपन किया कि ये एक हर सिटीज़न का ये राइट है कि उसको पासपोर्ट मिला जाए। आपको पता है उस वक्त सिर्फ मखसूस लोगों को पासपोर्ट मिलता था, आम लोगों को पासपोर्ट मिलता ही नहीं था। जब वो भुट्टो साहब के ज़माने में वो पासपोर्ट मिला, 77 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये हाल था। खुद मैं भी एक मरतबा लंदन गया, हमें एयरपोर्ट पे वहाँ लंदन में स्टैम्प लगा के उन्होंने दी। ये था उस वक्त का हाल। उसके बाद जब से यहाँ मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल हक का और यहाँ पर टेररिज्म को इंपोर्ट किया अफ़गानिस्तान से, हम पराई जंग में कूद पड़े और ज़ियाउल हक ने ये नहीं सोचा कि हमारा मुल्क जो है वो एक इतनी बड़ी बंद गली में फंस जाएगा कि उसका असरात पासपोर्ट को तो छोड़े हमारे अपने बच्चों पे, नई नस्ल पे क्या पड़ा कि क्लैशनकोफ, हेरोइन और यहाँ फ़िरके परस्ती, एथनिसिटी इतना आपस में गंद हो गया। उसमें ज़ियाउल हक ने सिर्फ कहा कि या आप नमाज इकट्ठे पढ़ें, नमाज का पाबंदी लगा दी, लेकिन ये क्लैशनकोफ और हेरोइन को उन्होंने यहाँ खुला छोड़ दिया। उसका नतीजा यह निकला कि आस्ते आस्ते दुनिया में हमारा इमेज ये होता गया कि आज पासपोर्ट की ये सूरत हाल है। आपने तो शुरू से नहीं बताई ना बात, आपने तो बीच में से बात बताई जब सिविलियन रूल शुरू हुआ। आपने वो तो नहीं बताया कि भाई इससे पहले पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो 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 बेइज्जती शुरू हुई वो कब से शुरू हुई। जब पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क था, चले अयूब खान के ज़माने में भी ये था ना कि वो क्वीन एलिज़ाबेथ और उसके साथ कराची की सड़कों पे वो ओपन गाड़ियों में वो उनको टूर कराते थे, या अयूब खान जाता था तो पाकिस्तान तो वही था ना, और ताज़ा आज़ाद हुआ था तो वो उसको उठा के थी तो वो भी मार्शल लॉ ना। वो अयूब खान की कैबिनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी थे। आप देखें कि वो उस वक्त पासपोर्ट यहाँ पर सख्त होता था, नहीं मिल रहा। मुझे खुद पता है कि किसी को अगर पासपोर्ट चाहिए होता था तो बड़ी कोई सिफारिश उसको ढूंढनी पड़ती थी, तब पासपोर्ट मिलता था। तो आप प्लीज़ जब शुरू करें तो उस वक्त से करें जब से ये डिक्लाइन हुआ है, और उसके बाद अब तो हालत बहुत बुरा है, ये बिल्कुल एग्री विथ यू। लेकिन उसको अब दुरुस्त करने के लिए मेरे ख्याल में हम सबको मिल के, जो भी हुकूमत आई है जैसे भी आई है उस पर हम बहस नहीं करते, अब उनको आप ये मौका दें ताकि वो इन 5 सालों में
5 साल के बाद आप मिलेंगे, ये क्लिप आप रिकॉर्ड पे रखिएगा जो अभी जो दावाएं हो रही हैं यहाँ पर, और फिर 5 साल के बाद जब अगर होगी जिंदगी तो देखेंगे कि इन 5 सालों में इसकी रेटिंग क्या होती है। बात रेटिंग की डिपेंड करती है पासपोर्ट की हम लोगों के अपने परफॉर्मेंस पे। अगर हम अपने मुल्क को की सॉवरेनिटी को कायम रखेंगे, हम दूसरों के आलाकार नहीं बनेंगे, हम अपने आप को एक पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत में, एक पुरअमन मुल्क में की हैसियत में, लॉ अबाइडिंग मुल्क की हैसियत में अगर प्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमारे पास सूरत ये है। पीर साहब, आपने बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है कि ये पहले हालात क्या थे, और एक ज़माना था कि जब पासपोर्ट की इतनी कदर थी कि वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को भी मिला करता था, और फिर हालात कैसे हुए। एक ब्रेक, आपकी इजाज़त से ब्रेक से वापसी पे फिर मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब वाली स्टेटमेंट पे आपसे जवाब देना चाहूँगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पीर मजरूल हक साहब, कोई अच्छी खबर नहीं है हुकूमत ने सुनाई आज फवाद चौधरी साहब ने, यानी उनके कहने का मतलब यह था कि अगर अदालत का तफसीली फैसला या तहरीरी फैसला आ भी गया, इसके बावजूद शायद कंटेस्ट करेगी हुकूमत अदालत में और नाम नहीं निकालेगी ECL से चीफ मिनिस्टर का और बिलावल साहब का। भाई देखिए ना, ये तो उनका काम है चौधरी साहब का, उनको तो यही कहना है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्या कहेंगे? और यही कहेंगे ना, तो उनको तो वही कहना है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और उनको ये कहना चाहिए, और कहना सही है। वो कोशिश करने से क्या, और अदालत खुली हुई है, हर एक को ये हक है कि जाके उसको चैलेंज करे। जब दूसरी साइड को हक है, उनको भी हक है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ECL पे पहले ही तो सबसे बड़े इन्होंने एक बड़ा ब्लंडर ये किया कि जो आप पहले ही बता चुके हैं मेरे ख्याल में, कि जो मैं समझा कि GIT रिपोर्ट गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी हैं सुप्रीम कोर्ट को, और इन्होंने क्या किया है कि उससे पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट जब तक उसको एडजुडिकेट करे, कंसिडर करे, अपने उसको रिव्यू करे, देखे कि GIT रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस किस हद तक काबिल कबूल हैं कोर्ट को और किस हद तक नहीं हैं, उससे पहले ही इन्होंने जंप मार के इतनी जल्दबाजी का गुजारा किया, और मेलाफाइडी इसी से ज़ाहिर हो गई कि उन्होंने उसी रिपोर्ट को बुनियाद बना के काबीना से फैसला करा लिया कि इनमें से इनके नाम ECL पे डाल दो। अब इसी बात का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये GIT की रिपोर्ट को कंसीडर करेगी, क्या करती है वो तो जाहिर है वो अदलिया आला अदलिया है, वही उसको जानती है कि वो क्या करेगी। और वो तो जो, लेकिन ये जो ECL से जो नाम निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने उसकी बुनियाद यही बनाई कि भाई अभी तो ये रिकमेंडेशंस थी और वो तो कोर्ट को फैसला करना था, ये आपने कैसे फैसला कर लिया। इससे तो उनकी मेलाफाई बदनीयती साफ जाहिर हो गई, और इनको तो इस पर शर्म आनी चाहिए कि अभी तो उन्होंने शर्म के बजाय, वो सिंधी में हम कहते हैं कि मुँह जी पकाई, ये मुँह जी पकाई शर्म परचान पिया। ये शर्म को प्रचार है कि किस तरह से लोगों के सामने अपना फेस सेविंग करें, और हम इसको चैलेंज करेंगे, हम ये करेंगे। अरे बाबा करना तुमको, कमल साहिबा, तुमको किस तरह का है। कमल साहिबा, ये बजाय है कि इस पे आप शर्मिंदा हो हुकूमत, बजाय इस पे हुकूमत शर्मिंदा हो, हुकूमत ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। जी, वैसे अब तो यहाँ पे रिवायत पड़ गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो हम सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, कोई बात नहीं है, आदत पड़ी हुई है। असल में पुराने ज़माने में ये हुआ, पिछले 10 सालों में वो जो चार्टर ऑफ डकैती साइन हुआ था, उसमें एक दूसरे को अच्छा एकोमोडेट किया गया, पीछे कमर के पीछे से हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था सबने एक दूसरे का। अब वो वैसे तो खैर पकड़ा हुआ ही है, छोड़ा तो नहीं है, वो एक दूसरे ने कभी ज़ोर से पकड़ लेते हैं, ज़रा सा कभी ढीला भी हो जाता है। इन्होंने पकड़ लिया? नहीं, हमने नहीं पकड़ा, हमने तो गिरबान पकड़े हैं, जिसके भी पकड़े हैं, हाथ नहीं पकड़े। अच्छा, अब ये जो शर्म की बात ये कर रहे हैं और ECL की बात कर रहे हैं, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का इस्तेकाक होता है, और मेरे ख्याल में कैबिनेट और हुकूमत इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि ECL का भी फैसला अगर आए तो सुप्रीम कोर्ट से आए। JIT ने रिकमेंडेशंस भेजी थी, और JIT की रिकमेंडेशंस को इसलिए सर आंखों पे रखा गया कि पिछला रिकॉर्ड बहुत बुरा है। यहाँ पे लोग सेल्फ एग्जाइल में चले जाते हैं, कई साल वापस नहीं आते हैं। यहाँ लोगों को तैयारों में से उतारा गया है,
वो अभी नवाज शरीफ साहब के सगे भतीजे हैं, सलमान साहब, वो जो दौड़ गए यहाँ से, और उनके 2 सगे बेटे हैं जिनको वो कहते हैं मुझे क्या पता किसने बताया था, कौन है कौन नहीं है, मुझे क्या पता उनके पास कैसे सब कुछ आ गया। वो बाहर जाके वहाँ के शहरी बन गए, वहाँ से तशरीफ नहीं लाते। वजीर आजम के अलीमा खान की जायदाद का बताया ना जरा, वजीर आजम अलीमा खान की और उसकी जो दूसरी बहन का जायदाद का बताया ना, क्या कहते हैं खानदान से शौकत खाना में डाके मारे, क्या कहते हैं आप लोगों ने, शौकत खाना में डाके मारे कि नहीं मारे, ज़कात और खैरात के पैसे खाए हैं आप लोगों ने कि नहीं खाए। साहब जो इसाक डॉलर साहब को इमरान खान से बड़ा डाकू अपने जहाज में बिठा के भगा दिया। डाकू को यही नहीं, पूरे मुल्क में इतना अच्छा है, इतना बड़ा डाकू है इमरान खान, उससे बड़ा डाकू को यही नहीं, चोर है, उचक्का है। आपको भी बहुत मौका मिलेगा। आप बोले ना, अब मैं कहता हूँ इमरान खान से बड़ा कोई चोर ही नहीं है। फिर 30 साल आपने आप लोग डाके, आप लोगों का जो लीडर है उसने सिर्फ खुशामद की है, 22 साल बूट पॉलिश किए और कुछ नहीं किया, उसके अलावा से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अभी मजहर साहब ने बयान किया, पासपोर्ट के बेड़ा गर्क होने की रीजन थी ज़ियाउल हक, जिसकी ये औलाद बैठी है माशाल्लाह, उनकी और ऑन है, करते हैं, उनके अंडे बच्चे जो है इमरान खान भी है, ऑन ये मौलवी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो सगे बेटों से भी आके हैं। आजकल किसकी औलाद चल रही है? डिक्टेटर की तो औलाद आप है पूरी। और जो अभी इन्हें याद नहीं आ रहा था, इनके फेडरल मिनिस्टर आगे वो दमाल चौधरी और दानियाल अजीज, वो सारे मुशर्रफ की कैबिनेट के थे। आपके लिए इलेक्शन ये आप लोग कह रहे हैं ना, ये 2013 वाली रिगिंग के ड्रामे गए। ये बताएं आप, खत्म हो गई ना कहानी। आप मुझे बताएं इलेक्शन किसने रखी आपके लिए? अब्बास के सवालों के जवाब दें। आप मुझे बोलने जब हाथ ना पे आया तो थूक वाली वाली बात है। सवाल उन्होंने मुझसे किया, मुझे जवाब देने दे, क्योंकि मुझे जवाब देने आते हैं। जवाब देने दिया था क्या? दिया है ना, आप लोगों के पास जवाब थे का? कुछ सबस पासपोर्ट रहते, जवाब कुछ और आ रहा था। ये ड्रामा ये प्रोग्राम अगर तरीके से चलेगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कीचड़ उछालनी है, बदतमीजियां करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब मिलेगा। बदतमीजियों के रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों की वैसे ये लोग चोर है, डाकू हैं, इन्होंने डाके मारे, इन्होंने लोगों में 100 अरब रुपए के डाके मार के अपनी जायदादें बनाई हैं दुबई में। इनसे पूछे क्या कहते हैं दुबई में जायदादें कहां से आई हैं तुम्हारे, आप लोग बताएं। तो करें ना केस, क्यों नहीं करते? करें, हम केस करेंगे, हुकूमत आप लोगों के पास अभी भी हम केस करेंगे। 67 अरब रुपए के अलीमा खान के ऊपर 67 अरब रुपए का दुबई में है कहते हैं, तो किधर है? और वो लल्लू पंजू की तरह भागी भी नहीं है, यहाँ से नहीं आई है। कंवल साहिबा और डॉक्टर साहब, मैंने आज चेयरमैन नैब ने बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी खबरदार कर दिया कि भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप एहतसाब से बालातर हैं, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं। एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा उन्होंने ऑपोजिशन को भी खबरदार किया है चेयरमैन नैब ने कि कोई विंडिक्टिव जस्टिस हम नहीं कर रहे हैं। मैं जरा एक ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापसी भी उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी। हमजा शहबाज साहब ने कुछ कहा था, आज उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है चेयरमैन नैब साहब ने। मैं वो जरा डॉक्टर साहब के सामने रखता हूं, ब्रेक से वापसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने नैब से मुतल्लिक कुछ कहा था, जिसका आज जवाब दिया है चेयरमैन नैब ने। नाम लेकर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन तकरीबन बात वही है। ज़रा सुनवाए हमजा साहब ने क्या कहा था। नैब के बारे में मैं आज पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं कि मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि नैब और मंशा बम में कोई फ़र्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फ़र्क नहीं है। मंशा बम गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करता है, और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्जे में लेता है। मंशा बम जो कि एक बदनाम करैक्टर के तौर पे सामने आया, कब्जा माफिया, लैंड माफिया करैक्टर के तौर पे, उससे तशबीह दी हमजा साहब ने नैब को। आज चेयरमैन नैब ने क्या जवाब दिया, ज़रा अब वो सुनवा। हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे वो हज़ब इख्तिलाफ से हों, चाहे वो हज़ब इक़्तिदार से हों, काबिल एहतराम भी हैं, बराबरी का दर्जा भी रखते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हज़ब इक़्तिदार को हज़ब इख्तिलाफ पर किसी किस्म की कोई तरजीह दी हो। अभी हज़ब इख्तिलाफ को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की निशानी होनी चाहिए। कम अज़ कम नैब को
मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। हमने कभी ऐसी तो बात नहीं की कि हमें मंशा बम से तशबीह दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। न कभी नैब मंशा बम था, न कभी नैब मंशा बम होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है जो सिर्फ़ और सिर्फ बदनवानी के खात्मे के लिए। राइट जी, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, ठीक है नैब पे क्रिटिसिज्म कर लें जितना कर लें, लेकिन कम से कम मंशा बम जैसे एक बदनाम ज़माना करैक्टर से तो ना मिलाए ना। ये शिकायत की है चेयरमैन साहब। देखिए, मैं बड़े मौलाना गुजारिश करूंगा चेयरमैन नैब साहब से कि वो अपनी कंडक्ट को देखें, वो ये देखें कि क्या इंसाफ जो है वो हो रहा है, क्या केसेस जो हैं वो अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज़ बन रहे हैं, क्या ऐसे लोग जिन्होंने कई सौ अरब रुपए बनाए, जिनका बाप जो था वापडा का क्या कहते हैं मुलाजिम था, जिसका बाप पुलिस वाला था, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या ये अगर देखिए इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ नज़र भी आना चाहिए होता हुआ। तो क्या अगर सारा केसेस सारा कुछ हमारे लिए है और एंड में निकलता ये है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये क्या ज़्यादती नहीं है? और अगर जिस पैमाने पे आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रख रहे हैं, क्या मैं ये पैमाना अगर चेयरमैन नैब साहब पे रखूं, अगर मैं चेयरमैन नैब साहब से कहूं कि वो पैमाना आप अपने ऊपर रखें, तो क्या वो अपनी आपको शीशे में देख सकते हैं? क्या हमें भी बहुत सारी बातें पता हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जब सही वक्त होगा तब ये वाली बातें आवाम को बताएंगे। तो बात ये है कि जो नैब को आप जरूर इस्तेमाल करें। सही वक्त कब आएगा? लीडरशिप आपकी सारी डिटेन हो गई, शहबाज शरीफ साहब जेल में, मियां साहब जेल में, मरियम साहबा परेशान। इससे अच्छा वक्त कौन सा है? बताएं कि हो क्या रहा है आपके साथ, बताएं लोगों को। सर नहीं, हमारे साथ नहीं, मैं तो ये चेयरमैन नैब साहब के बारे में कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि तलखी जो है वो कम होनी चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि तलखी वाकई कम हो और ज़्यादा मामला जो है वो और ज़्यादा ना ख़राब हो। लेकिन देखें, बात ये है कि कुछ लोगों के पास जो है वो फ्री पास है, लाइसेंस टू डू करप्शन है, लाइसेंस टू डू वट एवर द हेल दे लाइक, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मसलन तो क्या इमरान खान साहब हैं, अलीमा खान है, 35 साल इन्होंने हुकूमत की, 3 टर्म्स की, 6 साल गोलू पप्पू यहाँ से भागे हुए हैं, इदारों को मुतनाज़ा करना इनका काम है। केपीके में सारे इन्होंने 6 इदारों का साल बेड़ा हुकूमत नहीं गर्क, कर फौज ली, हो, सारे नैब के हो, सारे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस हो, मैडम फिर जब आप बोल नहीं तक ये पाएंगी। एम्पायर साथ मिला के मैडम, खेलते रहे सब ठीक था। मैडम, यही नैब था पिछले 5 साल, मैडम आप यही फिर बोल नहीं नैब था जिसके पाएंगे। चेयरमैन की मैडम, तकरीरी इन्होंने सर जोड़ के की। यही बैठी होंगी, आज मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला वाला सीन है। ये इसकी और लोगों के खिलाफ बोल रही होंगी। आप क्या कहते हैं, आप लोगों की मैं पार्टी आपसे क्या ये है? कह रही हूं आपने कि कितनी आप पार्टियां लोग- चेंज करी हैं? आप ये बताएं कि पॉलिटिकल आप लोगों की क्या है स्टैंडिंग है? करप्शन ना करते, हाँ, ये तो केसेस तो आज इमरान के खान तो ने नहीं माल है। बनाया ना, ये इमरान खान ने correction- माल बनाया, इमरान खान के इमरान खान ने पाकिस्तान की शान बढ़ाई, इमरान खान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाए, इमरान खान ने पाकिस्तान की बीमार कैंसर कौम के लिए 4 अस्पताल बनाए, इमरान खान को इतना डर था कि हुकूमत में ना होते हुए यूनिवर्सिटी बनाई। आप लोगों ने सिर्फ माल बनाया, एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाए, और इनकी हीरोइन जो है मोहतरमा, इनकी हीरोइन है मरियम नवाज, अपनी माँ का नाम बेचा। ये मुनासिब नहीं है। खुदा का नाम है, आप लोगों को बदजुबानी करने की आदत है, आप लोग मुहज़्ज़ब हो जाए। और शौकत खान मेमोरियल अपनी माँ का नाम बेच दिया। ये मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है। आपकी बदजुबानी की डॉक्टर साहब ये आदत है। मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब इनसे कहें फिर ये भी खामोशी से बैठे ना, इन्होंने कितनी फजूल बातें की हैं। मैंने क्या फजूल बात की मैं है? जवाब में बोलूंगा तो फिर बुरा लग रहा है। कहते जवाब दे रहे हैं। किसने अपनी माँ का नाम नहीं आपकी बेचा? अपनी ट्रेनिंग नजर आ रही है। किसने अपनी माँ का नाम वालदैन का बनाया? डॉक्टर साहब यही चेयरमैन नैब ने भी ये शिकायत की है कि थोड़ा सा बाज़ौक होना चाहिए सियासत में। वालदा फूल कितने फूल आ रहे हैं, कितने फूल और कितने अच्छी जबरदस्त क्या कहते हैं इनसे मांगे ना। सही बात है, कमल साहब से मांग लेती ना। इतनी फूल आ रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, फूल आ रहे हैं। ये सुने जरा कितनी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त जबान है, क्या जबरदस्त फूल। अच्छा मुझे फूल यहाँ पे नजर आ रहे पड़े। इन्होंने मैं जरा पीर साहब के फूल में शामिल कर लूं। मैं चारों तरफ पीर साहब भी फूल बरसा देना। पीर साहब को डाल ले, इनकी कैसेट बंद नहीं होगी। मेरी कैसेट बंद अच्छा है। पीर साहब को भी फूल बरसाने थे, पीर साहब को फूल बरसाने थे। रटाया है वो समझो। पीर साहब ये जरा रटा रटाया नहीं पीर है, साहब ये आपके पीर साहब पीर साहब पीर साहब आप इनसे जो मर्जी पीर सवाल साहब करें, पहले जवाब जरदारी वही साहब आएगा। को कैसेट नहीं बंद होगी भाई। पीर साहब ये जरदारी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहले पीटीआई इलेक्शन कमीशन में गई।
एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ बताया कि मैंने आपका क्या कसूर किया था। आपने कहाँ मुझे फंसा दिया यार, ये कहाँ बैठा दिया आपने, ये बच्चों के दरमियान आप हमेशा शफकत करते हैं, आप हमेशा मोहब्बत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में। नहीं यार, ये मैं आई एम नॉट यूज्ड टू इट। ये अब दोनों पार्टियां ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप ये छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो क्या हमारे बच्चे कहते हैं ये आप लोग सियासतदान आपस में लड़ते क्यों हैं, वो बच्चे हमें कह रहे हैं। अब ये आपस में इस तरह से आपस में उलझ रहे हैं। मेरा एक गुजारिश है कि हमजा शहबाज भी हमारे अपने भतीजे की तरह हैं, शहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, उनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक तो नेब एक इदारा है जो हम सब ने बनाया है, ये चेयरमैन नेब को हम दोनों ने अपॉइंट किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बावकार और ईमानदार माने हुए ईमानदार जज हैं। अब नीचे उनके जो सेटअप है वो जाहिर है वो हमारे दोनों के अदवार में लोग रखे गए थे, कोई कमीशन से पास हुआ, कोई नॉमिनेशन में आ गया, कोई डेपुटेशन पे आ गया। उनकी बजट क्या है, उनके पास एक्सपर्टाइज क्या है, ये गवर्नमेंट का सारा काम था जो हम उसमें सब कसूरवार है। अगर उनमें कोई कमी पेशी है या जो हमने अगर आदमी सही नहीं रखे, ये आदमी मौजूदा हुकूमत के कोई एक गिने चुने आदमी होंगे, बाकी तो हम लोगों ने रखे हैं। और ये कि आप देखें, आप जस्टिस जावेद इकबाल को शायद आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, हम तो उनको एज अ जज जानते हैं और एक वकील की हैसियत में जानते हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में उनका एक बहुत वकार है, वो कहाँ आके वो बेचारे फंस गए। उनको तो इसलिए रखा गया था कि वो दोनों ने मिल के रखा, हमारी हुकूमत ने, हमारे पार्टी ने और नवाज शरीफ की हुकूमत ने मिल के रखा है इनको। अब ये है कि इस तरह से उनके ऊपर ये कसना कोई बम बना रहे हैं, कोई क्या मंशा बम, आई डोंट नो हु इज दैट फेलो, लेकिन उसका छाप लगाना मेरे ख्याल में हम ये आप जानते नहीं है कि अपने मुकदमात को लड़े। अब मंशा बम की धूम जो है मैं आपको बताऊं पीर साहब, मंशा बम की धूम तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। चले हमारे पास भी कुछ लोगों की धूम इन्होंने चलवाई थी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो उसका नाम चलाते थे, वो कहते थे ये इनका आदमी है, उनका आदमी। हम लोगों ने अपना जो वकार ख़राब किया है ना, जो शुरू में अपने पासपोर्ट का जो किया, आप लोग ये क्या समझ रहे हैं पाकिस्तानी लोग, ये जो टीवी चैनल पे जो टॉक शोज होते हैं सिर्फ हम लोग पाकिस्तानी देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। यूरोप देख रहा है, यूएसए देख रहा है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क देख रहा है, सब हम पे हंसते हैं। हम लोगों ने अपना इमेज खुद खराब किया है और फिर वो हम कहते हैं कि यार ये क्यों होता है ऐसे। लेकिन ऐसे कामों में तो ऐसे होता है। आप प्लीज, लेकिन पीर साहब मैं काम की बात, पीर साहब मैं आप सवाल का जवाब आपको पीर साहब, आपने जो नैब के हवाले से, जो आपने चेयरमैन नैब के हवाले से और नैब के हवाले से जो आपने बात की, मैं उस पर सर आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये बात कोई भी पीपल्स पार्टी या नून लीग में से नहीं कर रहा कि ये चेयरमैन नैब हमने लगाया है, हमने इसके वकार में और एहतराम में इजाफा करना है। अगर हम चेयरमैन नैब की तहकीर करेंगे तो कौन इसको इज्जत देगा? कि इदारों को मुतनाज़ा ना करें अपनी पर्सनल चीजों। ये बड़ी जबरदस्त बात की पीर साहब आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा अब अभी भी हुकूमत में बैठे हैं ना, अभी भी अगर जो कानून देखे, एक मिनट, कानून जो है नेब का, वो नेब का चेयरमैन नहीं बनाता, न नेब बनाती है, कानून हम बनाते हैं जो कानून साज वहाँ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। अभी भी ये कोई सुना है कि कमेटी में ये उनके पावर्स कर्टेल करने के लिए सब आपस में मिल के बैठे हुए हैं कि 90 दिन इसको कम करके 14 दिन कर दें रिमांड पीरियड को, इसको जो प्ली बार्गेन को हटा दें, ये कर दें। वो अभी कर रहे हैं ना आपस में। मैंने आपके तवज्जुह से सुना, देखा, मैं अभी उम्रे पे था, वहाँ मैंने टीवी पे सुना। आज तो आपको होता है देखो नहीं देखो, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई इस तरह कमेटी बनाई गई है, उन्होंने आपस में कहा है, ये आपस में इनके हम अभी पावर्स कम कर रहे हैं, करो भाई। फिर वो चेयरमैन नेब क्या करेंगे या उनके अफसरान क्या करेंगे, वो तो वही करेंगे जो कानून उनको कहेगा। और फिर ये है कि सर मैं सुनवा देता हूँ, सर मैं सुनवा देता हूँ, सर मैं ये मौलाना फजल रहमान साहब, सर ये जो आपने फरमाया पीर साहब, यानी ये नैब लग रही हैं, नैब के पीर साहब नैब के पर कैसे काटना चाह रहे हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो फरमाया है। अब मौलाना साहब खुद चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मौलाना साहब नैब के बारे में क्या फरमा रहे हैं, जरा ये सुनवा दें जो आप बात कर रहे हैं, ये उसी से मुतल्लिक तकरीबन। सियासी इंतकाम के लिए बनाया हुआ एक इदारा, जब 18वीं तरमीम हो रही थी, हमने बार बार कहा कि आज मौका है, आप नेब को बाकायदा खत्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं नहीं इसको होना चाहिए, अब भुगतो भी।
राइट। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब पीर साहब भी कह रहे हैं कि नैब के वकार को बेहतर करना चाहिए, जहां गलतियां हैं उनको उन गलतियों को ठीक करें, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन नैब के पर मत काटे बैठ के। ये और मौलाना साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं बिल्कुल ही इसको बुलडोजर कर देना, आपको खत्म कर देना आपको। कमल साहबा। अमीर देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके मैं आपको एक इजाजत दें, थोड़ा मैं 2 मिनट में बात करूं। जी बोलिए मजहर साहब। जी ये जो मौलाना साहब ने जो कहा, मैच्योर लोगों के साथ साहब ने जो फरमाया, आप जैसों के साथ तो फिर ऐसी बात। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी माना खुली छुट्टी होनी चाहिए कि जो फ्री फॉर ऑल, जो मर्जी आए करो। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये तो एहतसाब कमीशन बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, अपने ही सेनेटर को उन्होंने चेयरमैन बनाया था और हम सबको उसमें उल्टा लटका दिया। जजों पे प्रेशर डाला गया, सैफुर रहमान खुद जाके जजों को प्रेशर डाला। आपको याद होगा जस्टिस कयूम मलिक की जो रिलीज हुई थी, आपको याद है, जिसमें उसको कहा गया कि फुल डोज दे दो इनको, आसिफ जरदारी साहब को और बेनजीर भुट्टो को फुल डोज दे दो। उसने कहा फुल डोज तो मैं नहीं दे सकता, वो तो ज्यादा है, 12 साल है, मैं इनको 5 साल तक सजा दे देता हूं। वो किसने आईबी इनकी अपनी थी, उसके एक कर्नल ने वो डिस्क्लोज की थी। इसका रिस्पॉन्ड कर दूं, बात कर रहे हैं, खुद शुरू से गंद शुरू किया और इसको मिसयूज किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और उसके बाद अभी हम बैठ के उसको बुरा भला कह रहे हैं। मेरी बारी है, ये इनसे कहें बाद में बात कर लें। 97 से थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आपको 93 में जो कमल रिस्पॉन्ड करते, फिर मैं आता हूं डॉक्टर साहब। जी कमल रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इदारों का वकार, दुनिया में ये बात पीर साहब जो कह रहे थे कि दुनिया देख रही होती है, ये जो तबर्रा पड़ा जाता है मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, और इनकी जो आदत बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट के बाद अगर इनके ऊपर बात आ जाए तो बस इदारे को ही रगड़ दो। ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात हो सकती है, अमेंडमेंट्स पे बात हो सकती है, लेकिन पूरे इदारे को कंट्रोवर्शियल करना ये इनकी गलत आदत बन गई है। ये जो भी अपोजिशन की जमात हो या हुकूमती जमात हो, ये गलत बात होती है। मुझे बात कर लेने देना। ज़बान जब आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए अमीर, अगर आपने इस तरह के लोगों को बुलाना होता है जो कभी असेंबली में नहीं बैठे होते, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, तो फिर काइंडली आप हमें बता दिया करें। देखिए, मेरा पहली जमात है और आखिरी जमात है। आपको ना किसी की हिस्ट्री पता है, ना कोई बात पता है, और आप आके बैठ गए हैं। आपकी अपनी हिस्ट्री का पता है, असेंबलियों तक ये बताया ना। अमीर साहब, आप अगर प्लीज हैंडल कर लें इनको, तो या फिर आप बता दें कि फिर इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो इमेच्योर हो, फिर ये तमाशा ही बनेगा ना। मेच्योर और आप जो मैच्योरिटी की जो शुरू कर दे, आपने मैच्योरिटी दिखाई है यहाँ पे, इनकी इतनी बड़ी मैच्योरिटी यहाँ पे दिखाई है। नहीं मैच्योरिटी है, बात कर लेने दें, फिर मैं फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है जी कमल प्लीज। सो ये इदारों को कंट्रोवर्शियल करना, इदारों पे पढ़ना, ये खत्म होना चाहिए। जो पीर साहब बात कर रहे हैं वो रैशनल बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी के जाले हैं तो उनको याद होगा कि उनके साथ नून लीग ने क्या क्या सलूक किए हैं। ये अब जो मैं आपको कह रही थी ना कि हाथ मिला लिए, ये बहुत सारे जो नजरियाती वर्कर होते हैं वो इस चीज़ पे नहीं जाते हैं कि मुकमका की सियासत पे जाए। और मेरा ख्याल है कि मैं आपके साथ साथ मैं भी इन्हें सल्यूट करती हूँ कि जो रैशनल बात होती है वो आपने करनी होती है। पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप जैसा मौसम देखें उस तरीके से तब्दील हो जाए। जो बात ठीक है वो ठीक है, और वो हर हाल में स्टैंड करती है। सो नैब के जो चेयरमैन ने बात की है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करनी है। जब तलखी, फवाद चौधरी जैसे और फयाज चौहान जैसे और ये मेरी बहन जैसे लोग जब आके टीवी के ऊपर इतनी तल्ख बातें करेंगे, इतनी ज़्यादा ख़राब बातें करेंगे, तो कभी ना कोई लेजिस्लेशन होगी ना कुछ और होगा, बल्कि इसी तरह माहौल ख़राब रहेगा, इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और अगर मामलात को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो एक मैच्योर तरीके से लेके जाना पड़ेगा, और उसमें तरीके से तमीज़ से बात होगी तभी होगा मामला। वरना ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो अगर इस तरह का टोला इमरान खान साहब शुरू करते हैं, नीचे सारे शुरू हो जाते हैं। ये इन लोगों को समझ नहीं आती। ये कल को इन्हीं के खिलाफ बोल रहे होंगे, इनको थोड़ी क्या कहते हैं कुछ है, इनको तो लाके मुसल्लत किया गया है। तो अगर मैच्योर पॉलिटिक्स, अगर मैच्योर पॉलिटिक्स, इमरान खान से आपका वर्ल्ड चैंपियन है, बदतमीजियों को उससे बड़ा कोई है ही नहीं पूरी कायनात में। चलो ऑक्सफोर्ड के बदतमीज तरीन आदमी है, तो वो चले ये देखिए मुजाहिदुल्लाह खान साहब उनके वालिद हैं। कमल साहब आप डायरेक्ट अटैक तो ना करें ना। फूल देखें कितने अच्छे, कितनी तमीज इन्होंने अभी शुरू किया, कहते हैं अभी आप देखें, अभी चले फिर दोबारा देखें शुरू हो गई है इनको तमीज। अब तमीज प्रोग्राम खत्म करते हैं, प्रोग्राम खत्म करते हैं। दोनों से गुजारिश है, दोनों से। मेरा ख्याल अब मैं चूंकि डिस्टेंस पे आपसे तो थोड़ा सा काम डाउन प्लीज। प्रोग्राम खत्म करते हैं, यहीं पे आपसे मुलाकात होगी कल। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।